नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 6 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 4 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल माइग्रेंट वर्कर्स से संबंधित हैं। दूसरे नंबर पे न्यूक्लियर वल्नरेबिलिटीज से संबंधित हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे बैरूत में हुए ब्लास्ट के बारे में। और सबसे लास्ट में आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एक डेली पायोनियर का पाकिस्तान के नए मैप के एडोप्ट करने से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल माइग्रेंट वर्कर्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी और डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है दीपांकर गुप्ता के द्वारा। क्या कंटेस्ट है? देखो, आपको याद होगा जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा था कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए, तो बड़ी संख्या में माइग्रेंट वर्कर्स अपने होम स्टेट्स की तरफ जाने लगे, पैदल ही जाने लगे अगर ट्रांसपोर्ट के सोर्सेज उनके पास अवेलेबल नहीं थे। तो एक्सपर्ट्स एक डिबेट करने लगे कि आखिरकार डर क्या है माइग्रेंट्स को, वो क्यों जा रहे हैं अपने होम स्टेट्स की तरफ। तो कुछ रीजंस हमने भी डिस्कस किए थे कि एक रीजन ये है डर का कि अब उनकी जॉब चली गई है तो यहाँ वो भूखे मर जाएंगे। कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा, देखो माइग्रेंट वर्कर्स का नेचर ही ये होता है, वो आते हैं शहरों में काम के लिए, और अगर काम ही नहीं है तो फिर वो वापस लौटेंगे ही ना। इसी वजह से माइग्रेंट वर्कर्स वापस लौट रहे हैं। बट आज के इस आर्टिकल में कहा जाता है, देखो माइग्रेंट वर्कर्स बड़ी संख्या में लॉकडाउन लगने के बाद अपने घरों में लौटने लगे। इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन रिचुअल्स से संबंधित है। आमतौर पर देखो धारणा ये होती है लोगों की कि अंतिम संस्कार पूरे रिचुअल्स के साथ होना चाहिए, क्योंकि इस लाइफ के खत्म होने के बाद एक आफ्टर लाइफ भी है। अगर अंतिम संस्कार सभी प्रक्रियाओं के साथ, सभी रिचुअल्स के साथ नहीं परफॉर्म किया गया है तो आत्मा जो है भटकती रहेगी ये लाइफ खत्म होने के बाद भी। तो बहुत सारे लोगों में ये धारणा होती है। तो वो माइग्रेंट वर्कर्स जो शहरों में थे, उन्हें यह डर सताने लगा कहीं वो अकेले ना मर जाएं। मतलब यहां पर वो अकेले हैं और यहां पर उनकी डेथ हो गई तो उनका जो अंतिम संस्कार होगा वो रिचुअल्स के साथ नहीं परफॉर्म किया जाएगा और उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। यह भी एक इंपॉर्टेंट रीजन था जिसकी वजह से माइग्रेंट वर्कर्स शहरों में अकेला नहीं मरना चाहते थे। उन्हें लगता था मरेंगे कम से कम घर वालों के पास होंगे और अंतिम संस्कार जो होगा पूरे रिचुअल्स के साथ होगा। कुछ एक्सपर्ट्स जो बोलते हैं कि घर जाने के बाद उनके पास पैसा उपलब्ध होगा या फिर खाना मिल जाएगा, देखो ऐसा नहीं है। माइग्रेंट वर्कर्स शहरों में जाते हैं काम करने के लिए और अपना वो घर जो छोड़ के आते हैं वहां पे तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होती है एज कंपेरिजन टू अर्बन एरियाज जहां पे वो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर ही तो पैसा भेजते हैं घरों में। राइटर के द्वारा कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं। जैसे देखो 1979 में सूरत में एक खबर फैली कि सिटी के ऊपर जल्द ही एक सैटेलाइट गिर सकता है। तो बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स जाने लगे अपने घरों की ओर। हालांकि देखो उस समय कोई इकोनॉमिक रीजन नहीं था सूरत को छोड़ने का, लेकिन वही बात जो राइटर कहते हैं रिचुअल्स का डर था। अगर यहां पे डेथ हो गई तो अंतिम संस्कार ठीक ढंग से परफॉर्म करने वाला यहां पर कोई नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल दिया जाता है, सूरत में ही 1994 में प्लेग आया था। उस समय एकदम से 6 लाख माइग्रेंट वर्कर्स रेलवे स्टेशन और दूसरी जगहों पर आ गए थे अपने होम स्टेट जाने के लिए। उस समय भी देखो इमीडिएट कोई खतरा नहीं था माइग्रेंट वर्कर्स की जॉब जाने का, लेकिन फिर भी वो जाने लगे। जबकि देखो डीमोनेटाइजेशन में हालात काफी खराब हो गए थे नोटबंदी के बाद, लेकिन उस समय माइग्रेंट वर्कर्स नहीं गए क्योंकि उस समय जान का खतरा नहीं था, उस समय इकोनॉमिक इश्यूज थे। तो कहने का मतलब ये है माइग्रेंट वर्कर्स इकोनॉमिक इश्यूज को इतना प्रेफरेंस नहीं देते जितना जान को देते हैं, क्योंकि देखो वैसे भी 93% जो वर्कफोर्स है हमारे देश में वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट से तो उनका पाला समय समय पर पड़ता ही रहता है। जॉब जाने का रिस्क उनको इतना बड़ा रिस्क नहीं लगता क्योंकि इससे उनका सामना समय समय पर होता रहता है, कभी काम है कभी नहीं है। इसके बाद राइटर कुछ और पॉइंट्स देते हैं, जैसे देखो मुंबई में
धारावी में जो लोग रहते हैं वो छोड़ के नहीं गए अपने घरों को। क्यों? क्योंकि वहां पे जो लोग रहते हैं मुंबई की धारावी स्लम में, वो लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। राइटर एक बात ये भी बोलते हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स का पलायन देखने को मिला ज्यादातर उनमें मैन थे। हालांकि महिलाएं थीं, लेकिन महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैन अपनी वाइफ्स के साथ या फिर फैमिली के साथ शहरों में थे, वो एकदम से गांव की तरफ नहीं भागे, क्योंकि उनको पता था हमारे पास यहां पर कोई है। लास्ट में एक पॉइंट राइटर मिडिल क्लास मेंटेलिटी के बारे में भी देते हैं। राइटर कहते हैं, अक्सर देखो ये देखा जाता है, मिडिल क्लास में से अगर किसी की थोड़े समय के लिए भी जॉब जाती है तो सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है, और मिडिल क्लास के लोगों पर बर्डन ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि EMIs देने पड़ते हैं हर महीने, कोई चीज़ गिरवी रखी होती है घर लेने के लिए, तो बर्डन ज़्यादा आ जाता है। इस वजह से वो अपनी फैमिली से हेल्प मांगते हैं। बट माइग्रेंट वर्कर्स के केस में ऐसा नहीं होता। जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, माइग्रेंट वर्कर्स की जो फैमिली है वो तो माइग्रेंट वर्कर्स से भी गरीब होती है, तभी तो वो शहरों में आए हैं पैसा कमाने के लिए। और इसी का ये नतीजा है कि अर्बन एरियाज में जो जॉइंट फैमिली है, इसका ट्रेंड बढ़ रहा है। इसका ट्रेंड इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अभी देखो एक सर्वे के अनुसार 80% जो मिलेनियल्स हैं, मतलब जो अपने अडल्टहुड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं 21वीं सेंचुरी में, ऐसे 80% लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं। जो एंसेस्ट्रल होम होता है या फिर पेरेंट्स की सेविंग होती है, उन सब रिसोर्सेज की सहायता से पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, या तो बिजनेस करवाते हैं या फिर जॉब लगवाने में, किसी और काम में उनकी मदद करते हैं। इसी वजह से अर्बन एरियाज में जो जॉइंट फैमिली है, इसका ट्रेंड बढ़ रहा है, क्योंकि फैमिली की आवश्यकता होती है इकोनॉमिक रीजंस के लिए, जबकि रूरल एरियाज में न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड बढ़ रहा है। ये बात राइटर बोलना चाहते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आज से 75 ईयर्स पहले जापान में हिरोशिमा सिटी के ऊपर USA के द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था, और इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया USA के द्वारा। इन दोनों बॉम्ब्स ने जापान में इमीडिएटली या फिर 5 महीनों के अंदर अंदर 2 लाख लोगों को मार दिया, और इसके अलावा 2 और लाख लोग जो बच तो गए, लेकिन बहुत बुरा प्रभाव पड़ा इन एटॉमिक बॉम्ब्स का उन लोगों के ऊपर, क्योंकि जो रेडिएशंस की वजह से काफ़ी मेंटल ट्रामा फेस करना पड़ा, अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज़ हुई। तो ऐसे लोगों को एक नाम से पुकारा जाता है जापान में, वो नाम है हिबाकुशा। हिबाकुशा वो लोग हैं जो एटॉमिक बॉम्ब से बच तो गए थे, बट एटॉमिक बॉम्ब के गिरने से काफ़ी बुरा असर हुआ, उन पर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हुई या फिर उन्हें मेंटल ट्रामा फेस करना पड़ा। ऐसे लोगों को कहा जाता है हिबाकुशा। राइटर देखो ये बोलते हैं, आज उस बात को 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब 9 देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। कौन कौन से वो 9 देश हैं? USA, रशिया, UK, फ्रांस, चाइना, इजराइल, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। और आज के समय में इन देशों के पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसकी इंटेंसिटी तो देखो बहुत ज़्यादा हाई है एज कंपेरिजन टू वो एटॉमिक बॉम्ब्स जिनका इस्तेमाल किया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर। कहने का मतलब ये है, आज के समय में इन देशों के पास मौजूद अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है तो 1945 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा तबाही मचेगी। 1,26,000 न्यूक्लियर वेपन्स आज तक बनाए जा चुके हैं, और इनमें से 2,000 तो देखो टेस्ट भी किए जा चुके हैं ज़मीन के नीचे या फिर ज़मीन के ऊपर। इससे इन्वायरमेंट को और पब्लिक हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, बट ये नुकसान कुछ भी नहीं है एज कंपेरिजन टू वो नुकसान अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ किए जाते हैं सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर। नुकसान देखो इतना ज़्यादा होगा। एक टैबू भी अटैच है इसी वजह से न्यूक्लियर वेपन्स के साथ। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो देश कभी न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल अगर किया गया तो इतनी ज़्यादा तबाही मचेगी
उस देश के ऊपर एक कलंक लग जाएगा कि भाई आपने क्या कर दिया ये। इसके अलावा देखो कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ डेटरेंस के लिए हैं। डेटरेंस का क्या मतलब होता है? डेटरेंस का सिंपल मतलब देखो ये होता है दूसरे देश को डराना कि अगर आप कोई एक्शन लोगे तो आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जैसे देखो यूएसए नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक नहीं करता क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर डेटरेंस बना ली है। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और नॉर्थ कोरिया ने कम्युनिकेट करने में कामयाब रहा है यूएसए को कि भैया अगर आपने हमारे ऊपर अटैक किया तो फिर हम न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे आपके ऊपर और इसकी आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये डर पैदा करने में कामयाब रहा है यूएसए के अंदर नॉर्थ कोरिया, और इसी का फायदा नॉर्थ कोरिया को मिला है। यूएसए नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक नहीं करता है। तो एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स का काम डेटरेंस का है। जैसे पाकिस्तान बार बार डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है कि अगर इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। बार बार पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी देता है, आपने देखा भी होगा। ये एक प्रकार से पाकिस्तान न्यूक्लियर डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब इंडिया को मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है आप हमारे ऊपर अटैक मत कीजिए, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। बट देखो अब हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ या फिर यूं कहें न्यूक्लियर थ्रेट को ब्रेक कर दिया है। कैसे? याद कीजिए बालाकोट एयर स्ट्राइक से, पुलवामा अटैक के बाद हमने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स की थी। देखो टीवी पे तो डिबेट चलती रहती है कि कितने आतंकवादी मारे गए, बट वो आम जनता को दिखाने के लिए होता है। बड़ी बात ये थी कि हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में गए, बहुत आगे तक गए। पाकिस्तान हमेशा धमकी देता था कि इंडिया ने कुछ किया तो हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इंडिया ने पाकिस्तान की इस धमकी को इग्नोर करके जो ये एक्शन लिया वो इंपॉर्टेंट था, समझ गए? इसीलिए तो उसमें एक्सपर्ट्स ने कहा था कि पाकिस्तान को मैसेज चला गया है कि न्यूक्लियर वार की धमकी देके आप बार बार ऐसा नहीं कि कश्मीर में या फिर किसी दूसरे हिस्से में अटैक्स करवाते जाओगे। हालांकि देखो वो बात भी अलग है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। खैर हमारा फोकस आज इस आर्टिकल में न्यूक्लियर वेपन्स पर है। अब देखो कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी तक नहीं हुआ, उसका एक रीजन न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। कैसे? देखो कोल्ड वॉर के दौरान दो ग्रुप थे, एक तरफ यूएसए का और दूसरी तरफ यूएसएसआर का। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। दोनों को पता था, यूएसए को भी पता था अगर हम सीधा सीधा यूएसएसआर के साथ लड़ाई करते हैं तो न्यूक्लियर वार तो होगा ही होगा, अगर हम यूज करेंगे तो वो भी करेंगे, तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा दोनों का। इसके लिए एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है MAD, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, क्योंकि दोनों के पास ऐसी कैपेबिलिटी है। मतलब यूएसए अगर यूएसएसआर के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेगा तो भी यूएसएसआर के एक बार में सारे न्यूक्लियर वेपन्स खत्म नहीं होंगे, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर ट्रायड है। मतलब ये हवा, पानी, जमीन तीनों जगहों से न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा दोनों देशों का। तो ये जो डर था, इस डर ने दोनों देशों के बीच युद्ध नहीं होने दिया, अदरवाइज तो युद्ध हो जाता अगर न्यूक्लियर वेपन्स ना होते। बट देखो आज के इस आर्टिकल में राइटर ये बोलते हैं कि भैया आप ये सारे आर्गुमेंट्स तो देते हो कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं सिर्फ डेटरेंस के लिए हैं, कभी इस्तेमाल नहीं होंगे, इसके साथ टैबू काफ़ी ज़्यादा अटैच है, मतलब स्टिग्मा अटैच है, और इन्हीं की वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ अभी तक। ये सब आर्गुमेंट्स जो है ना आपके इतने कॉन्क्रीट नहीं है, इतने ठोस नहीं है, क्योंकि आज के समय में सबसे पहले तो देखो बहुत सारे देशों ने अब लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन बना लिए हैं। पाकिस्तान के पास भी हैं लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन, मतलब ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स जिसका इंपैक्ट एक छोटे से एरिया में होगा। जैसे ये कोई मिलिट्री कैंप है, यहां पे लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन गिरा दिया तो सिर्फ इस एरिया में और थोड़ा बहुत आर पार के एरिया में इसका इंपैक्ट होगा। पूरी सिटी या फिर एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है लैंड का, उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे वेपन तो यूज किए जा सकते हैं। दूसरा खतरा देखो ये भी है, कहीं न्यूक्लियर वेपन्स आतंकवादियों के हाथ में ना पड़ जाएं। अब जैसे पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट थे AQ खान, उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बेच दिया काफी सारे देशों को।
नॉर्थ कोरिया को बेच दिया, ईरान को भी बेचने की कोशिश की थी। तो कल को देखो न्यूक्लियर वेपन्स अगर आईएसआईएस के हाथ में लग जाएं या फिर किसी दूसरे आतंकी संगठन के हाथ में लग जाएं तो वो तो इसे यूज कर सकते हैं ना, देश भले ही ना करें। तो फिर एक क्वेश्चन ये उठता है कि पिछले 75 ईयर्स में न्यूक्लियर वेपन्स को फिर से इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। अगर वल्नरेबिलिटी इतनी ही ज़्यादा है वर्ल्ड की न्यूक्लियर वेपन्स के कारण, तो पिछले 75 सालों में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। इसके जवाब में राइटर्स कहते हैं लक। ये सिर्फ और सिर्फ लक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। राइटर एक इंसिडेंट का भी हवाला देते हैं। 1962 में क्यूबन क्राइसिस के दौरान एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाता। एक्चुअली उस समय यूएसएसआर की एक सबमरीन पानी के नीचे थी और जिसको यूएस की नेवल फोर्सेस के द्वारा हरास किया जा रहा था। काफ़ी दिन हो गए थे, वो न्यूक्लियर सबमरीन पानी के ऊपर नहीं आ रही थी, नीचे ही थी। लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका था। ऐसी सिचुएशन में जो इस सबमरीन के कैप्टन थे उनको लगा जैसे वार स्टार्ट हो गया है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। वो देखो यूएसए की नेवल फोर्सेस के एसेट्स के ऊपर न्यूक्लियर टॉर्पीडोज लॉन्च करना चाहते थे, बिल्कुल तैयार थे, उन्होंने आदेश दे दिया था। बट उस सबमरीन में जो सेकंड इन कमांड थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी फिलहाल हम न्यूक्लियर टॉर्पीडोज नहीं लॉन्च करते हैं, कोशिश करते हैं मॉस्को से बात करने की। क्योंकि उस सबमरीन का देखो हेडक्वार्टर से बातचीत उनकी हो नहीं पा रही थी, कम्युनिकेशन पूरा ठप हो गया था। तभी तो उन्हें लगा जैसे वार स्टार्ट हो गया है, वो बिल्कुल तंग आ गए थे। तो बाद में सेकंड इन कमांड जिन्होंने न्यूक्लियर टॉर्पीडोज को लॉन्च करने से मना किया, उनका नाम था शायद वसीली आर्खिपोव। उनकी काफ़ी तारीफ भी हुई कि उनकी वजह से वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने से बच गया। क्योंकि देखो अगर यूएस के नेवल शिप्स के ऊपर न्यूक्लियर टॉर्पीडोज लॉन्च किए जाते तो बाद में यूएस भी जवाब देता। यूएस को यूं लगता कि यूएसएसआर ने शुरुआत की है और अब हम जवाब देंगे। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पूरा जो वर्ल्ड है वो तबाह हो जाता, क्योंकि दोनों के बीच न्यूक्लियर वार स्टार्ट हो जाता। तो ये सिर्फ लक था, लेकिन आगे हम इतना लकी रहेंगे कोई गारंटी नहीं है। आज के समय में भी कई सारे देश ऐसे हैं जो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को और ज़्यादा प्रोलिफरेट करते जा रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर वार हेड्स को इकट्ठा करते जा रहे हैं। हमने ये चाइना के संदर्भ में देखा, पाकिस्तान के संदर्भ में देखा, और इवन यूएसए भी अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग की जो साइट्स हैं उन्हें फिर से रिवाइव कर रहा है। तो मतलब फिर से न्यूक्लियर रेस देखने को मिल सकती है और कई सारे छोटे छोटे देश भी आकर्षित हो सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल करने की दिशा में। यह सिचुएशन तो कतई वर्ल्ड के लिए अच्छी नहीं है। तो यही बात लास्ट में राइटर बोलते हैं, ह्यूमैनिटी देखो पिछले 75 सालों से सर्वाइव कर रही है, न्यूक्लियर वार नहीं हुआ है, लेकिन अनलिमिटेड समय तक ह्यूमैनिटी लकी रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल बेरूत के बारे में है। बेरूत लेबनान की एक सिटी है, लोकेशन आप पहले देख सकते हो। ये सीरिया है, यहाँ पर लेबनान, और ये मेडिटेरेनियन सी। क्या हुआ है देखो, बेरूत जो सिटी है लेबनान की, पास्ट में यहाँ पर सिविल वार्स देखने को मिले हैं, विभिन्न सेक्ट्स के बीच खास करके सिया सुन्नी के बीच वायलेंस देखने को मिला है। कई सारे दूसरे देशों ने यहाँ पे इंटरवेंशन किया है, टेररिस्ट अटैक्स भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। बट अब 2 बड़े ब्लास्ट हुए बेरूत में। ब्लास्ट का रीज़न क्या है, इस पर तो देखो अलग अलग कंस्पायरेसी थ्योरीज निकल के आ रही हैं। बट गवर्नमेंट का जो इनिशियल असेसमेंट है उसके अनुसार बेरूत एक पोर्ट सिटी भी है। यहाँ पर 6 साल पहले अमोनियम नाइट्रेट का एक कार्गो पकड़ा था। 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट जमा था एक वेयर हाउस में। शुरुआत में एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से आग लगी, और दूसरा जो ब्लास्ट था वो बहुत बड़ा ब्लास्ट था। इन 2 ब्लास्ट की वजह से बेरूत में 150 के आसपास लोगों की डेथ हो गई है और 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं घायल हो गए हैं। एक बड़ा हिस्सा जो है बेरूत का वो डिस्ट्रॉय हो गया है, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, बहुत से लोग अब बेघर हो गए हैं। हालांकि देखो जिस बिजी हिस्से में ये ब्लास्ट हुआ
वहाँ पे जितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये अनुमान लगाया जा रहा है मरने वालों की जो संख्या है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। वैसे देखो, बेरूत सिटी का जो हेल्थ केयर सिस्टम था पहले से ही स्ट्रगल कर रहा था कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए, लेकिन अब इतने ज़्यादा घायलों का इलाज करना बेरूत के लिए संभव नहीं होगा। इसलिए दूसरे देशों को आगे आना पड़ेगा बेरूत की मदद के लिए। वैसे देखो, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं ये एक आतंकी हमला था। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये तो अटैक है जो कि आतंकवादियों के द्वारा अंजाम दिया गया है। इवन लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा है जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं इस ब्लास्ट के लिए उनको हम सज़ा दिलवाएंगे। इसके बाद देखो, आर्टिकल में ये भी बोला जाता है लेबनान में बहुत सारे इशू से जूझ रहा है। जैसे पिछले साल लेबनान में मैसिव स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुए थे और बेरूत में इंटेंसिटी इन प्रोटेस्ट की सबसे ज़्यादा थी। ये प्रोटेस्ट हुए थे करप्शन के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ कि गवर्नमेंट जो है बेसिक सर्विसेज सिटीजन्स को नहीं प्रोवाइड कर रही है। काफ़ी दिनों तक गवर्नेंस बिल्कुल पैरालाइज्ड रही और बाद में लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उस समय थे साद हरीरी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। आज के समय में लेबनान में इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है, इकोनॉमी बिल्कुल फ्री फॉल में है। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। फॉरेन करेंसी बहुत ज़्यादा कम है लेबनान के पास कि लेबनान इंपोर्ट कर सके। इस साल IMF के अनुसार GDP जो है लेबनान की वो 12% तक श्रिंक होगी। बिजली बहुत कम रहती है लेबनान में, तो मतलब ऐसी सिचुएशन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना या फिर इस एरिया को फिर से रीबिल्ड करना बहुत मुश्किल होगा। और वैसे भी ब्लास्ट जो हुआ है वो पोर्ट पर हुआ है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट था लेबनान के लिए। अगर देखो, पहले लेबनान काफ़ी सारे चैलेंजेस की वजह से घुटनों पर था, तो इस ब्लास्ट की वजह से तो लेबनान की कमर ही टूट जाएगी। अभी ये सजेशन दिया जाता है कि लेबनान में विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सुन्नी पार्टीज़ हों या फिर शिया हिजबुल्ला हों, सबको एक साथ मिल के काम करना चाहिए लेबनान को संकट से उबारने के लिए। इस रीजन में मौजूद दूसरे देशों को लेबनान की मदद करनी चाहिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेबनान की मदद करनी चाहिए इस तबाही की घड़ी में। तो ये हमने बेरूत के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पाकिस्तान के एक नए मैप के बारे में है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, एक साल पूरा हो गया जब जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया गया, तो पाकिस्तान ने हाल ही में अपना एक नया मैप रिलीज़ किया जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को, लद्दाख को पाकिस्तान के अंदर दिखाया गया और इसके साथ साथ जूनागढ़ को भी पाकिस्तान के अंदर दिखाया गया। ये देखो, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हास्यास्पद है। मतलब बिना किसी रीजनिंग के, बिना किसी एविडेंस के पाकिस्तान ने जूनागढ़ को अपने मैप में दिखाया। क्योंकि आपको पता है, आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में पढ़ा होगा, जूनागढ़ में रेफरेंडम हुआ था। वहाँ पे पहले एक नवाब हुआ करते थे मोहब्बत खान, वो भाग गए थे, कराची में सेटल डाउन हो गए थे। एक रेफरेंडम कंडक्ट हुआ था, लोगों ने इंडिया के साथ जाने का निर्णय लिया था। तो जूनागढ़ का तो कोई स्कोप ही नहीं बनता, मतलब क्वेश्चन ही नहीं उठता बिल्कुल भी। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट है और चाइना के इशारे पर ये कर रहा है। जैसे देखो, आपको याद होगा भूटान के एक ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट को चाइना ने अपना पार्ट बताया था और चाइना के कहने पे नेपाल ने भी अपना नया मैप अडोप्ट किया। तो ये देश जो हैं, चाहे पाकिस्तान हो या फिर नेपाल हो, ये बिल्कुल अब साफ साफ चाइना के इशारे पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तो देखो बिल्कुल एक पपेट स्टेट है चाइना का, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के अंदर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप कर रहा है। बहुत सारा कर्ज पाकिस्तान ने चाइना से लिया हुआ है। इस वजह से पाकिस्तान जो है वो अभी फ़िलहाल काफ़ी महीनों में चाइना के रहमो करम पर डिपेंडेंट है और चाइना के कहने पर काम कर रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं, अभी हाल ही में क्या हुआ, आपको पता है इंडिया चाइना बॉर्डर पर टेंशन्स हैं। हमने हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं चाइना का मुकाबला करने के लिए। बहुत सारी हमारी फोर्सेस वहाँ पे तैनात हैं और मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी हमने डिप्लॉय किए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है, पाकिस्तान भी LOC पर अपनी
रिसोर्सेज को इंक्रीज कर रहा है। क्यों? देखो, पाकिस्तान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी अपने ट्रूप्स की संख्या और मिलिट्री इक्विपमेंट्स की संख्या एलओसी पर इंक्रीज नहीं की थी। अभी क्यों कर रहा है? अभी कर रहा है चाइना के कहने पर, ताकि इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा खर्च करवाया जा सके। पाकिस्तान इंडिया को डराना चाहता है कि भैया 2 फ्रंट वार होगा आपका, देख लीजिए आपके पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं और हम आपके रिसोर्सेज खर्च करवा देंगे। अब देखो, वहां पे भी हमारा फोकस होना चाहिए, लद्दाख में जहां पे चाइना के साथ टेंशन्स हैं, और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी हम ढील नहीं बरत सकते। अपने रिसोर्सेज को यूं नहीं, ऐसे नहीं मैनेज कर सकते कि वहां से लेके हम चाइना बॉर्डर पर ले जाएं। नहीं, दोनों फ्रंट्स पे हमें मुस्तैद रहना होगा, दोनों फ्रंट्स पे हमें रिसोर्सेज खर्च करने होंगे। पाकिस्तान ये सब कर रहा है अभी चाइना के कहने पर। देखो, स्पेशल स्टेटस के रिवोक होने के बाद पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि इंटरनेशनलाइजेशन किया जाए कश्मीर इशू का, लेकिन पाकिस्तान सफल नहीं हो पाया। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बंद कमरे में एक बार कश्मीर इशू पर चर्चा जरूर हुई थी, लेकिन इंडिया को सेंसर नहीं किया गया। यह कह के छोड़ दिया गया कि इशू जो है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस के अंदर आता है। इवन इमरान खान ने भी एक बार माना कि कश्मीर इशू के ऊपर एक बार शुरुआत में जो चर्चा हुई थी उसका फायदा पाकिस्तान नहीं उठा सका। अब पाकिस्तान क्या करने लगा है? पाकिस्तान देखो टर्की को इन्वॉल्व करने लगा है, मलेशिया को भी पाकिस्तान ने इन्वॉल्व किया था कि ये देश पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर इशू पर इंडिया को क्रिटिसाइज करें। इसको राइटर कहते हैं नियो इस्लामिक एक्सिस। ये 3 देश जो हैं, पाकिस्तान, टर्की, मलेशिया, ये 3 देश मिलकर एक नई इस्लामिक एक्सिस बनना चाहते हैं। अभी देखो, मेनली जो अरब कंट्रीज हैं, ईरान या फिर सऊदी अरेबिया, मेनली इनको मुस्लिम कंट्रीज का लीडर माना जाता है, लेकिन ये 3 देश मिलके मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहते हैं। खास करके देखो, टर्की के जो राष्ट्रपति हैं अर्दगन, इनकी जो एस्पायरेशंस हैं मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने की बहुत ज़्यादा हैं। अभी जैसे एक पुरानी म्यूजियम को फिर से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था, तो ये ओटोमन एम्पायर की ग्लोरी को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं। इसीलिए पाकिस्तान जो है टर्की के साथ मिलके और मलेशिया के साथ मिलके इंडिया को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, ताकि इंडिया को आइसोलेट किया जा सके वर्ल्ड में। और अभी देखो, यूएसए इंडिया के काफ़ी करीब आ गया है, तो ये नरेटिव इस प्रकार का सेट कर रहे हैं कि मुस्लिमों का दुश्मन जो है वो यूएसए है, और अब इंडिया भी यूएसए के साथ है, तो इंडिया भी सभी मुस्लिम कंट्रीज का दुश्मन है। इस प्रकार का ये नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं। हमें देखो, आवश्यकता ये है, चूंकि अब 1 साल पूरा हो चुका है कश्मीर में स्पेशल स्टेटस को रिवोक किए हुए, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, सभी स्टेक होल्डर से बात करनी ही चाहिए। खास करके कश्मीर के वो युवा लोग जिन्होंने हायर एजुकेशन प्राप्त की है, उनको अब ये लगने लगा है कि 1 साल हो गया, इंटरनेट नहीं चल रहा, तो बाकी देश के बाकी हिस्सों में युवा लोगों को जो अपॉर्चुनिटीज हासिल हो रही हैं, इंटरनेट ना चलने की वजह से हम उन अपॉर्चुनिटीज का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। देखो, अगर कश्मीर में इंटरनेट नहीं चलेगा तो स्टार्टअप्स कैसे काम करेंगे, बिजनेस कैसे काम करेंगे, टूरिज्म इंडस्ट्री भी सही से नहीं चलेगी। तो इसलिए सरकार को अब इस मामले में ठोस निर्णय लेना चाहिए, ताकि कश्मीर के जो युवा हैं वो एलियनेट ना हों। यह हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। कश्मीर का लास्ट में एंगल आया, उससे पहले पाकिस्तान की रणनीति के बारे में। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 4 इश्यूज को डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।